संख्या 1, भारत को मिलेगी S-400 की तीसरी खेप। भारत में रूस के राजदूत देनिस अलीपोव ने कहा कि रूस जल्द ही भारत को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की तीसरी रेजिमेंट की आपूर्ति पूरी करेगा। यह बहुत निकट भविष्य में पूरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष अनुबंध के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। अलीपोव ने यह बात इंडिया राइट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित भारत रूस सामरिक साझेदारी में अगले कदम पुरानी मित्रता नए क्षितिज सम्मेलन में कही। अलीपोव सम्मेलन में भारत रूस संबंधों पर एक सम्मेलन में मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रूस ने पहले ही मिसाइल सिस्टम की पहली 2 रेजिमेंट की आपूर्ति पूरी कर ली है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त करने में भारत की कोई भूमिका देखते हैं, अलीपोव ने कहा कि मॉस्को इसे कूटनीतिक रूप से समाप्त करने पर किसी भी गंभीर वार्ता के लिए तैयार है। अलीपोव ने कहा, जैसा कि मेरे विदेश मंत्री कहते हैं कि हम किसी भी गंभीर प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी उन्हें पेश करे। हम इसे कूटनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए किसी भी गंभीर वार्ता के लिए तैयार हैं। फिलहाल कोई नहीं है। अगर भारत इसमें अधिक सक्रिय भाग लेना चाहता है, तो हम निश्चित रूप से भारत को बहुत करीब से सुनेंगे और हम सभी प्रस्तावों की बहुत गंभीरता से जांच करेंगे। भारत के हित में नहीं पा। राजदूत ने कहा कि मॉस्को इस्लामाबाद के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि एक कमजोर पाकिस्तान भारत सहित पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। रूस के राजदूत ने ट्वीट में कहा, कमजोर पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। प्रतिक्रियाएं आने पर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब है कि अस्थिर पाकिस्तान दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी के भी हित में नहीं है। एक मजबूत भारत विरोधी पाकिस्तान किसी के भी हित में नहीं हो सकता है, विशेष रूप से भारत के। रूसी राजदूत देनिस ने सम्मेलन में अमेरिका पर भारत और चीन के बीच विरोधाभासों को अपने लाभ के लिए सक्रिय रूप से भुनाने का करने का आरोप लगाया। कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली ने दशकों पुराने संबंधों पर आधारित आपसी विश्वास और भरोसा अर्जित किया है, जो दोनों पक्षों को मौजूदा भूराजनीतिक अशांति से निपटने में मदद करेगा। कहा कि यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम के अहंकारी और जुझारू दृष्टिकोण के मद्देनजर विवर्तनिक भूराजनीतिक बदलावों के कारण भारत रूस संबंध तनाव में हैं। एक सवाल पर अलीपोव ने कहा कि रूस भारत चीन संबंधों को सामान्य होते देखना चाहता है। इससे न केवल एशियाई सुरक्षा बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को बहुत लाभ होगा। रिश्तों में विविधता लाना चाहते रूसी राजदूत देनिस अलीपोव ने कहा कि भारत के साथ अपने समग्र सहयोग में रूस विविधता लाना चाहता है। दोनों देशों के बीच संबंध किसी के खिलाफ केंद्रित नहीं हैं। अलीपोव ने यूक्रेन संघर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि भूराजनीति ढांचे में व्यापक बदलाव के कारण संबंधों में तनाव है। डेनिस ने दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा की। अलीपोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए उनके देश के समर्थन की पुष्टि की। राजदूत ने कहा कि दोनों देशों ने सहयोग की एक बहुत समृद्ध संरचना बनाई है, जो दुनिया के लिए फायदेमंद है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर राजदूत ने संबंधों को अभूतपूर्व बताया और भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के अमेरिका के वादे को लेकर उस पर निशाना साधा। खबर संख्या 2, ट्रांसजेंडर महिला को 7 साल की कैद।
तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को 7 साल पहले एक लड़के का यौन शोषण करने के लिए दोषी ठहराया है। 16 साल के नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने ट्रांस वुमन को 7 साल कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न चुकाने की सूरत में दोषी को 1 साल कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह घटना तब सामने आई जब डरे और सहमे बेटे के फेसबुक मैसेंजर पर मां ने दोनों के बीच बातें पढ़ी। केरल के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सैमसन उर्फ शफीना को नाबालिग के यौन शोषण मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी एक ट्रांस वुमन है जिसने 7 साल पहले नाबालिग से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए थे। अदालत ने आदेश दिया, जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर 1 अतिरिक्त वर्ष के कारावास की सजा होगी। विशेष लोक अभियोजक RS विजय मोहन, अधिवक्ता M मुबीना और RY अखिलेश अभियोजन पक्ष के लिए उपस्थित हुए और बताया, घटना 23 फरवरी 2016 की है, जब आरोपी पीड़ित से ट्रेन में मिला था। वह नाबालिग को बहलाकर अपने साथ ले गया और थंबनूर पब्लिक कम्फर्ट स्टेशन कैसे पकड़ में आया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रताड़ना के डर से लड़के ने घटना के बारे में अपने परिवार को नहीं बताया। फिर भी आरोपी ने कई बार उसे फोन किया और मिलने को कहने लगा, लेकिन हर बार पीड़ित जाने से इनकार कर देता। मां ने देखा कि उसका बच्चा लगातार फोन पर मैसेज भेज रहा था और अक्सर फोन पर बात करने से डर रहा है। जब बच्चे ने फोन नंबर ब्लॉक कर दिया तो आरोपी ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए मैसेज भेजे। जब मां ने फोन पर बच्चे और आरोपी के बीच फेसबुक मैसेज देखे तो वो चौंक गई। अब बच्चे की मां ने आरोपी को जवाब देना शुरू किया। पुलिस के निर्देशानुसार मां ने आरोपी को संदेश भेजा और उसे थंबनूर बुलाया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, पहले से ताक पर बैठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों को पेश किया और 12 दस्तावेज पेश किए गए। मामले की जांच SP प्रकाश ने की थी, जो थंबनूर पुलिस स्टेशन में उप निरीक्षक थे। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3D प्रवेशक यौन हमला के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया है, पर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। जब नाबालिग ने ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे डराया और जान से मारने की धमकी दी। अभियोजकों ने आगे कहा कि यह घटना तब सामने आई जब पीड़िता की मां को उसके फेसबुक मैसेंजर के जरिए पता चला। खबर संख्या 3, गो अभयारण्य बनाएगी केंद्र सरकार। यूपी चुनाव के दौरान छुट्टा गौवंश द्वारा फसलें बर्बाद करने का मामला खूब चर्चा में रहा। इसको लेकर लोगों में गुस्से को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला किया है। इसके तहत छुट्टा गौवंश के लिए गो अभयारण्य तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से होगी। योजना के बारे में जानकारी रखने वालों के मुताबिक इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 52 हेक्टेयर जमीन दी गई है। यह प्रोजेक्ट पुरकाजी कस्बे में शुरू किया जाएगा। बताया गया है कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 63 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया है, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा बनाया जाएगा। 5000 जानवरों वाली इस सैंक्चुरी के निर्माण कार्य के लिए टेंडर्स जल्द ही घोषित किए जाएंगे। पार्लियामेंट कमेटी ने जताई चिंता। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर छुट्टा पशुओं और छुट्टा गौवंश की समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी है। झुंड में निकलते यह पशु फसलें तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लोगों की जान और हाईवे पर हादसों की भी वजह बन रहे हैं।
ऐसे में इन छुट्टा पशुओं पर लगाम लगाने की मांग लगातार की जा रही है। हाईवे पर छुट्टा पशुओं के चलते बढ़े हादसों का संज्ञान पिछले साल ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने भी लिया था। कमेटी ने कहा था कि नेशनल हाईवे पर हादसों की वजह बन रहे यह छुट्टा पशु चिंता का सबब बन चुके हैं। यह भी कहा गया था कि इस समस्या पर लगाम के लिए निगरानी की जरूरत है। पीएम ने भी कहा था। योजना की जानकारी रखने वाले शख्स ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था, खासतौर पर उन किसानों में जिनकी फसलें छुट्टा गौवंश के चलते बर्बाद हो रही थीं। हालांकि प्रदेश सरकार ने इन जानवरों पर लगाम के लिए कुछ कोशिशें की थीं, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कार्यकर्ता के मुताबिक यूपी चुनाव के दौरान 10 मार्च को बहराइच में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि सरकार जल्द ही इस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाएगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक छुट्टा पशुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। खबर संख्या 4। भाजपा की कर्नाटक में हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स। चुनावी राज्य कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस राज्य में मई से पहले चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी शासित केंद्र सरकार की तरफ से कर्नाटक कई सौगात मिल चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक हेलीकॉप्टर कारखाने के उद्घाटन को जेडीएस के गढ़ वोक्कालिगा को तोड़ने के एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र लंबे समय से बीजेपी के लिए गले की फांस रहा है, खासकर विधानसभा चुनावों में। इस क्षेत्र में जेडीएस ने अपने नेता और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के प्रमुख वोक्कालिगा समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव रखने के कारण पारंपरिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस भी इस क्षेत्र में एक अन्य प्रमुख ताकत रही है। 64 सीटों वाले ओल्ड मैसूर में पिछली बार बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। इस बार बीजेपी इस रीजन में बड़ी बढ़त की उम्मीद कर रही है। खबर संख्या 5। यूक्रेन की मदद कर रही यूपी का शासक। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 साल पूरा होने वाला है। 26 फरवरी को रूस ने पहली बार यूक्रेन पर हमला किया था। हमले के वक्त लगता था कि कुछ ही दिनों में रूस यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि यूक्रेन की तरफ से भी रूसी इलाके में हमला होता है। वहीं कई शहरों से रूस की सेना को खदेड़ भी दिया गया है। इन सारे कामों में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की बड़ी भूमिका है। वह लगातार अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते रहे और नागरिकों से भी मदद की अपील करते रहे। रूस के खिलाफ युद्ध में मदद करने के लिए मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले शख्स को भी यूक्रेन ने सम्मानित किया है। ब्रिजेंद्र राणा उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। वह दवाई सप्लाई करने के काम में माहिर हैं। बैज ऑफ ऑनर दिया। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद उन्होंने युद्ध के दौरान सैनिकों को दवाई सप्लाई करने का काम शुरू किया। उनके इस काम की वजह से यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ ने उन्हें बैज ऑफ ऑनर दिया। यह यूक्रेन में एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है जिसे किसी विशेष अवसर पर केवल सेना प्रमुख ही देते हैं। इस मेडल में कीव में बनी मदरलैंड स्टैच्यू की तस्वीर होती है। यह कलाकृति यूक्रेन के इतिहास में मायने रखती है। दूसरे विश्व युद्ध की याद में इसे बनवाया गया था। यह अवार्ड ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाता है जो कि सेना की मदद करता है। इसके अलावा सेना के नियमों को ध्यान में रखते हुए युद्ध जैसी परिस्थिति में अपना योगदान देता है।
फ्री में पहुंचा रहे दवा। यूक्रेन के जनरल ने कहा, हालांकि ब्रिजेंद्र का जन्म भारत में हुआ, लेकिन वह यूक्रेन को अपना देश मानते हैं और मेडिकल सप्लाई के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ब्रिजेंद्र राणा 90 के दशक में ही यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसके बाद यूक्रेन में ही उन्होंने शादी कर ली। यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तो उनके पास भी वहां से भागकर भारत आने का विकल्प था। हालांकि उन्होंने युद्ध प्रभावित यूक्रेन में ही रुकने का फैसला किया। संकट के दौरान वह सैनिकों और आम लोगों को फ्री में दवाएं पहुंचा रहे हैं। खबर संख्या 6, जान बच गई तो अस्मत लुटी। केरल से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आत्महत्या की कोशिश करने वाली एक महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एक वार्ड बॉय ने एम्बुलेंस के अंदर ही उसका रेप कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब महिला को त्रिशूर मेडिकल हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कोडुंगलूर तालुक अस्पताल के एक कर्मचारी के दयालाल को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पीड़िता ने डॉक्टरों को आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। जान देने की कोशिश। महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन परिजनों को पता चला तो उसे कोडुंगलूर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। यहां तबीयत में सुधार न होने पर उसे त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कोडुंगलूर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करने के दौरान अस्पताल के कर्मचारी दयालाल को एम्बुलेंस में साथ जाने को कहा गया था। इसी दौरान एम्बुलेंस में महिला के साथ दयालाल ने रेप किया। पीड़िता ने इस घटना के बारे में शुरुआत में एक नर्स को बताया था और फिर डॉक्टरों को भी जानकारी दी। इसके बाद अस्पताल में ही पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, जो घिनौनी हरकत के बाद भागने की फिराक में था। नौकरी से तत्काल हटाया। इस मामले में हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने अस्पताल के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। आरोपी दयालाल को गिरफ्तारी के साथ ही नौकरी से भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वह कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहा था। 2 साल पहले भी ऐसा ही एक वाकया कोट्टयम में हुआ था। तब एक कोरोना पीड़ित युवती से एम्बुलेंस ड्राइवर ने रेप किया था। उसके बाद ही सरकार ने आदेश दिया था कि महिला मरीजों को अकेले अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा। कोई हेल्थ वर्कर भी उसके साथ रहेगा। पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने पहले भी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया होगा, जिसकी जांच की जा रही है। खबर संख्या 7, हर बार मौके गंवाने की माहिर कांग्रेस। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में नासिक सीट से कांग्रेस के ही नेता रहे सत्यजीत तांबे ने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था। इसके बाद नतीजा आया तो वह महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार को हराकर बड़े अंतर से जीते। इस तरह कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में गलती करके एमएलसी की एक सीट खो दी। यही नहीं, अब पार्टी में इसे लेकर कलह इतनी तेज हो गई है कि दिग्गज नेता बाला साहेब थोराट ने इस्तीफा दे दिया है। सत्यजीत तांबे उनके भतीजे ही हैं, जिन्हें लेकर वह प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से नाराज चल रहे हैं। पटोले को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करते हुए थोराट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी थी। बाला साहेब थोराट पहले भी नाराज रहे हैं। उनका कहना रहा है कि पार्टी में राज्य में क्या फैसले लिए जाते हैं, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती। कांग्रेस में यह कलह ऐसे वक्त में हुई जब 2024 के लोकसभा चुनाव दूर नहीं हैं। पार्टी सालों से कमजोर।
महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना के साथ कांग्रेस की एकता का फायदा मिलने की उम्मीद जताई जाती रही है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस आपसी कलह में उलझी है, उससे यह संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण कई सीनियर नेता मौजूद हैं, लेकिन कलह के चलते पार्टी यहां सालों से कमजोर है। यही नहीं, एक दौर एनसीपी के साथ कांग्रेस सीनियर पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन अब वह महाविकास अघाड़ी में सबसे छोटी साझीदार के रूप में दिखती है। हाल ही में महाराष्ट्र से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। इस यात्रा में एनसीपी और शिवसेना के नेता भी शामिल हुए थे। गठबंधन की एकता और राहुल गांधी की मेहनत के भरोसे कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन उससे पहले हुई कलह ने माहौल बिगाड़ने का काम किया है। ऐसे में यह देखना होगा कि कैसे हाईकमान इस संकट से निपटता है। थम नहीं रही कलह। कांग्रेस का आलम यह है कि जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो केरल तक कलह खत्म नहीं होती। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेता पार्टी से बाहर हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू जेल में हैं तो चन्नी रंधाना जैसे नेताओं में नहीं बनती। हरियाणा में हुड्डा और शैलजा कैंप के बीच टकराव रहा है तो राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच रार जारी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच तलवारें खिंची रही हैं। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ खुद को सीएम चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं तो एक धड़ा उनके विरोध में है। इस तरह राज्य दर राज्य कांग्रेस अंतर्कलह की शिकार नजर आ रही है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।